जब आजाद हिंद फौज के मुकदमे चल रहे थे और पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करने को तैयार था, आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को छोड़ने के लिए उस समय अंग्रेजों के कमांडर इन चीफ ऑखिलिक ने लिखा था वाइसरॉय को, एक बार फिर 1857 जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है और अगर हमें भारत में रहना है तो हमें इस पे दोबारा 1857 की तरह कब्जा करना पड़ेगा और मुझे इसके लिए 1 लाख यूरोपीय सैनिकों की जरूरत होगी। 1856 का कंवर सिंह का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिस पत्र में यह तक लिखा गया है कि हमें मेरठ जाना है, मेरठ जाना होगा। पटना के एक क्रांतिकारी अली को यह लिखा गया और दासा बाबा 120 साल की उम्र के नाना साहब के गुरु जब ये वाराणसी गए तो वहां इनकी मुलाकात बेजाबाई से हुई और तब नाना साहब और बेजाबाई दोनों ने मिलकर के इस क्रांति की एक साथ योजना प्रारंभ की। नमस्कार, जय हिंद। 1857 में स्वतंत्रता की जिस क्रांति का उद्घोष हुआ था, अंग्रेजों ने उसे दबा तो जरूर दिया था, लेकिन ये उद्घोष 1947 तक अंग्रेजों के कानों में गूंजता रहा। उस समय की हुंकार अंग्रेजों को फिर एक बार 1946 में सुनाई दी, जब आजाद हिंद फौज के मुकदमे चल रहे थे और पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करने को तैयार था। आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को छोड़ने के लिए उस समय अंग्रेजों के कमांडर इन चीफ ऑखिलिक ने लिखा था वाइसरॉय को, एक बार फिर 1857 जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है और अगर हमें भारत में रहना है तो हमें इस पे दोबारा 1857 की तरह कब्जा करना पड़ेगा और मुझे इसके लिए 1 लाख यूरोपीय सैनिकों की जरूरत होगी। यही वो हुंकार थी। दुर्भाग्य की बात है कि 1857 की इस महान क्रांति को अंग्रेजी इतिहासकारों ने और मार्क्सवादी इतिहासकारों ने और कुछ हमारे इतिहासकारों ने और इसे मात्र केवल एक सामंतवादी लड़ाई बता दिया या इसको केवल सिपाहियों की म्यूटिनी बता दिया, जबकि वास्तव में ये एक ऐसा संघर्ष था जिसकी योजना लगभग पिछले 8-9 वर्ष से चल रही थी। नाना साहब बिठूर से इसकी योजना बना रहे थे। बैजाबाई ग्वालियर की राजमाता इसकी योजना बना रही थी। कंवर सिंह आरा के इसकी योजना बना रहे थे। 1856 का कंवर सिंह का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिस पत्र में यह तक लिखा गया है कि हमें मेरठ जाना है, मेरठ जाना होगा। पटना के एक क्रांतिकारी अली को यह लिखा गया था और दासा बाबा 120 साल की उम्र के नाना साहब के गुरु जब ये वाराणसी गए तो वहां इनकी मुलाकात बेजाबाई से हुई और तब नाना साहब और बेजाबाई दोनों ने मिलकर के इस क्रांति की एक साथ योजना बनानी प्रारंभ की। उधर आसाम के मनीराम कलकत्ता के अंदर जहां पे के अवध के नवाब को रखा गया था, वहां पे जो क्रांतिकारी थे उनसे मिलकर योजना बना रहे थे और अंततः मैं कह सकता हूं अब कि बांदा के नवाब अजीमुल्ला, रानी झांसी, तात्या टोपे, नाना साहब, कुछ अवध के जमींदार जैसे बेनी माधो सिंह और 2 मुगल राजकुमार
इन्होंने इस योजना को एक कार्यकारी रूप दिया था और उसी समय से पूरे देश के अंदर चिट्ठियां जाने लगी थी और इनके साथ लगातार कुछ उन सैनिकों के संबंध बने हुए थे जो कि ईस्ट इंडिया की कंपनी की सेना के अंदर कार्यरत थे। जब ये सैनिक छुट्टी घर आते थे तो कई बार इनके इलाके के जो रजवाड़े थे जिनको अंग्रेज़ों ने उजाड़ दिया था, उन रजवाड़ों के साथ इनकी बातचीत रहती थी। ऐसे सबूत पूरे मिल चुके हैं कि आसाम में अहोम राजाओं के साथ भी जब मनीराम दीवान वहाँ बना रहे हैं योजना और प्याली है और लोग हैं, तो कई इस प्रकार के जो अंग्रेज़ी सेना में कार्यरत सिपाही थे वो वहाँ आते थे। और नाना साहब ने मेरठ का दौरा किया था, अंबाला का दौरा किया था, दिल्ली भी गए थे। ये सारे प्रमाण उपलब्ध थे। ये एक तैयारी थी। लखनऊ भी गए थे। ये एक तैयारी थी उस क्रांति की। और आप हैरान होंगे कि ये पत्र एक रात में लगभग 300-300 मील सफर करते थे। हर कार्य इनको ले जाते थे। गांव के चौकीदारों ने इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इन गुप्त पत्रों के अलावा 4 और प्रतीक थे 1857 की क्रांति के। एक कमल का फूल, एक रोटी, एक पेड़ की छाल को छीलना, और जो हमारे ट्राइबल इलाके थे उनमें 2 डंडियां पेड़ों की। और हर एक का एक मतलब था। लाल कमल में 27 से 30 पंखुड़ियां होती हैं और एक ब्रिटिश रेजिमेंट में भी 27 से 30 लोग होते थे। तो ये कमल ज्यादातर छावनियों में घूमा कि कैसे रेजिमेंट को जो है विद्रोह करना है। लाल रंग विद्रोह का प्रतीक था। रोटी, चपाती जिसे अंग्रेज कहे, वो गांव-गांव घूमती थी और दुगनी कर दी जाती थी। क्या अर्थ था इसका? कि आगे ऐसा समय आने वाला है जब खाने की समस्या हो सकती है। तो अपने जो उनके खाद्य भंडार थे लोगों ने गांव में, शहर में उनको संभाल के रखा। और कभी भी भारतीय क्रांतिकारियों को इस प्रकार की खाने की रसद की कमी नहीं हुई। पेड़ की खाल को छीलना मायने कि अगर पेड़ की खाल को छील दिया जाता है तो छाल के छीलने के बाद पेड़ मर जाता है। इसी तरीके से अंग्रेज हमारा शोषण करके भारत को छील रहे हैं। हमें भारत को बचाना होगा। और इसी तरीके से ट्राइबल इलाकों में जो जिसे जनजाति कहते हैं, मुझे तो शब्द ये जनजाति अच्छा नहीं लगता, उन लोगों को वो जो 2 टहनियां दी जाती थी वो भी क्रांति का प्रतीक थी कि शस्त्र उठाना है। अंग्रेज अपनी आंखों के सामने देख रहे थे कि चिट्ठियां भी जा रही हैं, कमल भी घूम रहा है, रोटी भी घूम रही है, पेड़ की छाल भी उतर रही है, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। कई जगहों के उनके डिप्टी कमिश्नर ये लिखते हैं कि हमारे गांव से चपातियां होके निकली, कोई कहता है हमारे इधर से वो रोटी निकल रही है, और साथ साथ ये शिकायत भी कर रहे हैं कि कोई हिंदुस्तानी हमें बताने को तैयार नहीं है कि इसका क्या मतलब है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पेशावर से लेकर के आसाम तक और नीचे तमिलनाडु तक, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आपका पंजाब, हरियाणा, बिहार, इन सभी क्षेत्रों के अंदर ये पत्र भी गए, कमल भी गए, रोटी भी गए, टहनियां भी गई। और ये
एक आह्वान था। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, जो लोग कहते हैं ना कि क्रांति केवल अवध में हुई थी या बिहार के कुछ इलाकों में हुई थी या छोटी मोटी इधर हो गई मध्य प्रदेश के अंदर, वो ये भूल जाते हैं कि किस प्रकार से पूरे देश के अंदर बैजबाई ने एक यज्ञ कराने का आह्वान दिया मथुरा के अंदर और तमाम ब्राह्मणों को पत्र भेजे गए। तो यज्ञ तो एक ऊपर केवल एक अंग्रेजों को दिखाने का बहाना था, अंतर्गत सबको जो संदेश था वो संदेश विद्रोह का था। और इस प्रकार से इस विद्रोह की तैयारी चली। एक और चीज समझिए, 1857 की 3 तारीखें दी गई थी, 10 मई, 30 मई और 10 जून। अब जरा सोचिए कि रणनीति के अंदर कितना कुशल दिमाग होगा इस नेतृत्व का कि इन्होंने अंग्रेजों से विद्रोह कर उन्हें बाहर निकालने के लिए मई और जून के महीने चुने। क्यों? क्योंकि इन महीनों में गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती है और इस गर्मी के मौसम के अंदर अंग्रेज जो थे उन्होंने की लड़ने की क्षमता कम रहेगी। किसी इतिहासकार ने इसको समझाने की कभी कोशिश नहीं की, ना समझने की कोशिश की कि यही तारीखें क्यों रखी गई थी। और इसके साथ साथ फिर जुलाई अगस्त के महीने जब बरसात आ जाती है तो ये मानना था कि अंग्रेजों की जो रसद के रास्ते हैं, सप्लाई के रास्ते हैं, वो रास्ते भी कट जाएंगे। इसलिए सामरिक दृष्टि से रखी गई ये 3 तिथियां बहुत महत्वपूर्ण थी और इन तीनों तिथियों को अलग अलग क्षेत्रों के लिए रखा गया था। उदाहरण के लिए कि 10 मई को मेरठ में, दिल्ली में, अंबाला में विद्रोह होगा और उसके बाद 30 मई को अवध के इलाकों में होगा, 10 जून को मध्य प्रदेश के और सीमांत प्रांत, उत्तर सीमांत प्रांत के इलाकों में होगा। क्या वजह थी ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तारीख रख लेंगी कि जब 10 मई को अगर दिल्ली, मेरठ और इधर अंबाला इस तरफ होता है तो अंग्रेज अवध से, मध्य प्रदेश से, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से अपने सेना उधर भेजेंगे और फिर उधर विद्रोह शुरू हो जाएगा। और इस प्रकार ये विद्रोह जो है पूरे देश के अंदर होना था। नाना साहब ने तो इसको लेकर के पत्र भी लिखे थे, कश्मीर के राजा को पत्र लिखे थे, ट्रेवंकोर के राजा को पत्र लिखे थे और कई राजवाड़ों को पत्र लिखे थे। और महाराजा गुलाब सिंह ने तो कई लाख रुपए नाना साहब को भिजवाए भी थे, कुछ कानपुर के, लखनऊ के व्यापारियों के द्वारा, महाजनों के द्वारा, जो ये भी साबित करता है कि कई बड़े महाजन भी इस विद्रोह से जुड़े हुए थे। और इसके साथ साथ छोटी छोटी रियासतें, कैसे प्रचार होता था। मन की बाई का नाम आता है, नृत्यांगना थी तो अंग्रेजी छावनी में जाकर के ये नाच करती थी और जब अंग्रेजी अफसर जो हैं वो तो अपना झूम जाते थे दारू में, तो ये पुड़ियाँ निकाल निकाल के अपने कपड़ों में से सिपाहियों के अंदर बांट देती थी, भारतीय सिपाहियों के अंदर, कि इस तारीख को ऐसे विद्रोह करना है। इनका भी एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहा। और इस प्रकार जो क्रांति की योजना बन रही थी उस पर सिपाहियों में भी लगातार चर्चा हो रही थी। वो सिपाही जो अंग्रेजों की कंपनी में काम करते थे, और धीरे धीरे उन सिपाहियों के बीच ये कारतूस की कहानी भी आ गई कि जो नए कारतूस उनको दिए जा रहे हैं उनमें चर्बी लगी हुई है, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और ये धर्म परिवर्तन करने का कार्य पहले से ही अंग्रेज कर रहे थे।
एक अंग्रेजी मेजर ने तो गवाही देते हुए ये कहा था कि मेरे तो भारत में केवल 2 काम थे, एक अपने अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करना और दूसरा भारतीयों को ईसाई बनाना, इसलिए मैं अपने सिपाहियों का धर्म परिवर्तन कराता था। और ये चर्बी की बात जो थी, ये निरंतर सारी छावनियों में आग की तरीके से फैल गई थी। और 10 मई से पहले ही आप समझिए लगभग अप्रैल के महीने से अंबाला के अंदर धुएं की लपटें उठने लगी थी। कई ऐसी आग अंबाला के अंदर उठी, कभी किसी ऐसे हवलदार का घर जला दिया गया जो इन सिपाहियों के साथ नहीं आ रहा था, क्योंकि ये सिपाही लगातार अपनी मीटिंग कर रहे थे गुप्त रूप से। सब तो नहीं थे, लेकिन जो इनके सरदार थे उनको सारा कुछ मालूम था। कभी उनका स्टोर जला दिया गया, कभी पुलिस चौकी चला दी गई। अंग्रेज पकड़ नहीं पाए किसी को कि कैसे हो रहा है। और इसी परिस्थितियों में मंगल पांडे बैरकपुर में उठ खड़े हुए कि जब ये कारतूस वाली बात फैल गई और भारतीयों ने उस राइफल का और उस कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया, तो अंग्रेजों ने उनके निशस्त्रीकरण के आदेश देने शुरू कर दिए कि इनसे राइफलें ले ली जाएं और राइफलें लेने के बाद में इनको बर्खास्त कर दिया जाए। कई रेजिमेंटों को बर्खास्त किया गया और बर्खास्त होते हुए भी इन कई रेजिमेंटों ने फिर विद्रोह किया। ये एक ऐसी क्रांति थी जिसके अंदर किसान, कारीगर, हर जात के लोग मौजूद थे, छोटे जमींदार मौजूद थे। वो अवध में तो अंग्रेज पागल हो गए कि हमने तो एक नया वो भूमि का कानून लगाया था, उससे किसानों का भला होना था, पर ये किसान तो अपने ताल्लुकदारों के साथ ही खड़े होकर के हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। और इस प्रकार से जो देश उस समय उठ के खड़ा हुआ, जिसके पास जो हथियार था, गांव के लोग तो बल्लम, फरसा, कुल्हाड़ी, हसिया ये तक लेके लड़े अंग्रेजों के खिलाफ। और ये विद्रोह आग की तरह फैल गया। अभी हाल ही में कुछ दस्तावेज मिले हैं जो बताते हैं कि तमिलनाडु तक में अंग्रेजों ने कई ब्राह्मणों को गिरफ्तार किया कि ब्राह्मण जो हैं ये नाना साहब का संदेश, उनका फरमान यहाँ मंदिरों में लोगों को सुना रहे हैं और विद्रोह के लिए लोगों को उकसा रहे हैं। कई तरीके की चीजें सामने आई। कंवर सिंह जब आरा में चले अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठा के उस उम्र में, तो वहां के जो घसियारे थे उन घसियारों ने अंग्रेजी घुड़सवार सेना को घास की सप्लाई बंद कर दी, उनके घोड़ों की मालिश करनी बंद कर दी। अब सुनने में बड़ा मामूली सी बात लगती है, लेकिन आप इसकी सामरिक महत्ता समझ सकते हैं कि युद्ध की स्थिति के अंदर अगर घुड़सवार सेना के घुड़सवारों को घास नहीं मिलती खाने को, उनकी रोज मालिश नहीं होती, तो उसका असर घुड़सवार सेना की सक्षमता में क्या पड़ेगा। ऐसे ऐसे लोग थे। भिक्कू सोनू, एक अजमतगढ़ गांव आजमगढ़ में, जब उस तरफ कुंवर सिंह जी की सेनाएं जा रही थी तो ये दोनों भाई हलवाई थे। इन्होंने गांव के कुएं के अंदर अपना सारा जो शक्कर था वो मिला दिया कि उनकी सेना को मीठा पानी पीना को मिले। बाद में जब अंग्रेजों ने दोबारा जीता तो इन दोनों भाइयों को अंडमान कैद करा के भेज दिया था। दोनों की वहीं पे मृत्यु हुई। न जाने कितने इस तरीके के कार्य वहां पे हुए। और गुजरात तक में, आज तक आपको किसी किताब में नहीं पढ़ाया गया होगा कि गुजरात तक में जो है 1857 की लपटें खूब उछली थी। बड़ौदा के गायकवाड़ को हटाने के लिए जो अंग्रेजों के साथ था,
उसी के परिवार से कुछ लोग और क्रांतिकारी एक साथ मिलकर प्रयास किए थे। करीबन 9 गुजरात के, उत्तरी गुजरात के जिलों के अंदर स्थानीय जो ट्राइबल थे वो उठ के खड़े हो गए थे, लड़े थे। उनके गांव के गांव जलाए अंग्रेजों ने, मारा उनको। तात्या तोपे टक ने जाकर के गुजरात के अंदर कुछ दिन तक गुरिल्ला युद्ध वहां से चालू रखा और लोगों की वहां पे प्लान तो पूरी अहमदाबाद तक जाके अटैक करने की थी। कहीं ये नहीं बताया गया कि बंबई तक में जो मैरीन थे इनके अंग्रेजों के, उन तक ने अंग्रेजों के खिलाफ बंबई में विद्रोह किया। और ये केवल ये नहीं था कि अंग्रेजों को भगा दिया वहां से, जिन जिन इलाकों को जीता वहां पे एक सुनिश्चित प्रशासन भी स्थापित किया गया जो जनता के हित करने वाला प्रशासन था। विदेशों तक से मदद लेने की कोशिश की गई और हम सबको मालूम था कि राव तुलाराम हरियाणा के ये रूस चले गए थे और लगभग 1862 के अंदर इनकी मृत्यु अफगानिस्तान में हुई। लेकिन पूरा विस्तार किसी को नहीं मालूम था। राव तुलाराम 3 साथियों को लेके साधु का वेश बना के बॉम्बे पहुंचते हैं। जब कालपी के अंदर एक सभा होती है, उत्तर प्रदेश में है कालपी, उस सभा में नाना साहब मौजूद हैं, रानी मौजूद हैं, बांदा के नवाब मौजूद हैं, तात्या टोपे मौजूद हैं, अजीमुल्ला मौजूद हैं और वहाँ ये निर्णय लिया जाता है कि राव तुलाराम को भारत का दूत बना के, भारत का दूत, ध्यान रखिएगा, भारत का दूत बना करके रूस के जार अलेक्जेंडर द्वितीय से मदद मांगने भेजा जाए। तो राव तुलाराम फिर अपने इन 3 साथियों के साथ निकलते हैं, बंबई जाते हैं। बंबई से फिर पानी के जहाज पर बैठ के ईरान तक पहुंचते हैं और ईरान में रिश्ते नाम की एक जगह पे रूस के वाणिज्य दूत से मिलते हैं और यहाँ पे राव तुलाराम 4 चिट्ठियाँ देते हैं रूस के इस दूत को। एक तो उनकी अपनी लिखी हुई चिट्ठी है जिसमें वो कह रहे हैं कि अब मेरी रिश्ते तक मैं आ गया हूँ, यहाँ से मेरी आगे व्यवस्था कराई जा सके कि मैं आपसे आके मिल सकूँ, आपको सारा बयान कर सकूँ। एक और चिट्ठी है 26 अगस्त 1859 की लिखी हुई, जोधपुर के राजा तखत सिंह की। एक और चिट्ठी है जयपुर के राजा सवाई राम सिंह द्वितीय की 4 सितंबर 1859 की लिखी हुई और एक और चिट्ठी है बीकानेर के राजा सरदार सिंह की। तो ये तीनों चिट्ठियां तखत सिंह जी, सरदार सिंह और सवाई राजा, इनका जिस्ट ये है कि अंग्रेज भारत के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और हिंदुस्तान को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए हम जो संघर्ष कर रहे हैं इसमें हमारी मदद की जाए। ये अभी चिट्ठियां जो हैं रूस के फॉरेन पॉलिसी आर्काइव्स में मौजूद हैं और हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि एलिना कारकोवा नामक एक रूसी इतिहासकार ने इनको ढूंढा और उस पर एक आर्टिकल फिर उन्होंने क्रिस्पन बेट्स की किताब म्यूटनी एट मार्जिन्स में लिखा उसके ऊपर। तो आप ये समझ सकते हैं कि क्या रूप था इस क्रांति का, कहाँ कहाँ तक तैयारी की गई थी और इसको मात्र केवल एक म्यूटनी कह देना या छोटा मोटा रिवोल्ट कह देना या इसको सीमित कर देना कि ये भारत के कुछ क्षेत्रों तक था, ये
एक पूरी गलत धारणा इस प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष के को लेकर के हमारे देश में बनाई गई, और आज ये भ्रम टूट के सामने आ रहा है कि शहर ही नहीं लेकिन गांव-गांव तक में जो है लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। मेरठ की औरतें चली आई थी कुछ दिल्ली, और कुछ मेरठ की महिलाएं जिनके पति दिल्ली चले गए थे, उन्होंने अपने छोटे छोटे दल बना के, आशाबाई गुजर का नाम आता है, इसमें कई और नाम आते हैं, छोटे छोटे गुरिल्ला दल बना के वहां पे अंग्रेजों पे हमले किए। तो मेरा ये मानना है कि यदि 1857 को समझना है तो सबसे पहले उसकी जो योजना बनी वो कोई रैंडम वो रिवोल्ट नहीं था कि जैसे किसी ने मना कर दिया मैं बंदूक नहीं चलाऊंगा और वो खड़ा हो गया। ये एक आंदोलन था जो पूरे देश में अंग्रेजी सेना के अंदर भयंकर रूप ले रहा था, क्योंकि टेलीग्राम आ चुका था। और इसके बाद ये महान विद्रोह उठता है। अवध, पंजाब के कुछ हिस्से, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्रा, सब जगह पे ही होता है, और अंग्रेज परेशान है। तो इसे समझिए, इसे समझने के बाद ही अगर आप क्रांति को पढ़ेंगे तो शायद क्रांति में और उसका जो है अर्थ गहराई से समझ सके। और इसी सीरीज में मैं आपको आगे 1857 के कुछ घटनाक्रमों से परिचित कराऊंगा। लेकिन इतना याद रखें कि ये राष्ट्रीय संग्राम था, और इस संग्राम ने देश में एक नई चेतना जीती थी। जय हिंद।